एनालिसिस हमको पता है, राइट? इसको क्या बोलते हैं और दूसरी भाषा में? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और ये प्रिपेयर करने का रीजन क्या है? तो पहले तो हमने कल पढ़ ही दिया था कि मेन रीजन इसका है कि इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, राइट? फॉर्म के अंदर, राइट, फॉर 2 और मोर ईयर्स, एंड इंटर फॉर्म कंपैरिजन यानी दूसरे फॉर्म के साथ कंपैरिजन करना है। पर उसके अलावा ये स्टेटमेंट से आपको काफ़ी कुछ समझ में आता है। एब्सोल्यूट डेटा कितना है, इंक्रीज या डिक्रीज कितना हो रहा है, राइट, आपके परसेंटेजेस में, और परसेंटेज का टोटल क्या है। यानी आप कंपेयर कर सकते हैं कि हर एक लाइन आइटम जो आपको बोली गई है शेड्यूल पार्ट 3 में और शेड्यूल पार्ट 2 में और इवन पार्ट 2 1 में, तो वो उस हिसाब से शेड्यूल 3 पार्ट 2, शेड्यूल 3 पार्ट 1, उस हिसाब से आपको ये समझ में आ सकता है कि लाइन आइटम्स पे क्या चेंजेस क्या आ रहे हैं, वो बढ़ रहा है, कम रह रहा है या वॉट एवर। तो ये भी आप पढ़ चुके थे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर हम यहाँ पे क्विकली ले लेंगे ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इसके लिमिटेशंस और उसका कुछ मायने नहीं है, but then we are going to start very quickly with the comparative statements, right? So let's look at first the objectives of comparative finance statements. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इसको ये करने से बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन स्टेटमेंट बनाने से बेसिकली योर डेटा प्रेजेंटेशन बिकम सिंपल एंड कंपेरेबल, सिंपल हो जाता है और कंपेरेबल यानी आप कंपेयर कर सकते हो। याद रखिए कि इसकी बेसिस पे से जो भी डेटा बनता है, राइट, वो टेबुलर फॉर्म में बनता है। कैसे बनता है? इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। सो टेबुलर प्रेजेंटेशन में अगर आप डेटा बनाते हो तो यू कैन बी एबल टू कंपेयर, राइट, विथ वन अनदर, विथ वन फॉर्म विद अनदर फॉर्म। नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स ट्रेंड। ट्रेंड यानी आपको एक ग्राफ दिखाएगा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या फिर लेट्स से ग्राफ नीचे जा रहा है, वॉट एवर। अगर आपको ग्राफ समझ में आ जाता है कि वो कैसे जा रहा है, तो यू कैन सी द ट्रेंड, राइट, यू कैन डू विद हेल्प ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। तो एक आपको इंडिकेटर दिखाएगा विच हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, राइट, जो आपको हेल्प करेगा फोरकास्टिंग करने में। नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कंपेरेटिव स्टेटमेंट आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस भी दिखाता है। अगर लाइन आइटम्स में लायबिलिटी बढ़ गई है या असेट्स कम हो गए हैं या फिर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन वीक है या सॉल्वेंसी पोजीशन वीक है, तो वो सब कुछ आपको दिखाता है। कंपैरिजन विद अदर फर्म्स एंड इंडस्ट्री परफॉर्मेंसेस। कंपेरेटिव स्टेटमेंट से आप दूसरे फर्म के साथ कंपेयर कर सकते हो और उसका परफॉर्मेंस क्या है वो भी आप जान सकते हो, राइट? सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन कंपेयर with other firms and other industry performance also. And the last, you can do the forecasting and planning. आप अपने ही मैनेजमेंट का, अपना ही बिजनेस का प्लानिंग भी कर सकते हो, उसका फोरकास्ट भी कर सकते हो कि क्या होगा। अभी इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस तो काफी लोगों को है, जो भी उसके यूजर्स है उनको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। आप मुझे बता सकते हो, आप खुद ही बोल सकते हो ये तो मुझे, कि शेयर होल्डर्स को क्यों इम्पोर्टेंट है। उनको क्या जानना होता है नॉर्मली, कि प्रॉफिट कितना होगा और डिविडेंड कितना मिलेगा, राइट? डिसीजंस और प्लान्स के लिए मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट है। तो ये नॉर्मली मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज उनको ये जानना होता है कि पास्ट सेक्शन में क्या हुआ था, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है और अभी का परफॉर्मेंस क्या है, और अगर कुछ गलती हो रही है तो कैसे उसको सुधार सकते हैं। लैंडर्स को क्यों इम्पोर्टेंट है? लैंडर्स क्या देते हैं? लोन देते हैं कंपनी को। उनको ये जानना होता है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबल होगी तो ही तो पैसा चुका पाएगी, और पैसा कैसे चुका पाएगी हमको। तो दैट्स व्हाई लैंडर वांट्स टू नो। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, समझोगे और उसको कंपेयर करोगे, तो ही आप ये जान पाओगे कि ओके फाइन, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कंपनी लेट्स से ग्रो कर भी रही है या नहीं कर रही है, राइट, ग्रोथ पाथ पे है भी या नहीं। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, राइट। लिमिटेशंस है उसके कुछ, पर इसके लिमिटेशंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट एग्जैक्ट द सेम लिमिटेशन एज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, राइट। यहाँ पे मैं सीधा जंप करूंगा, राइट, ये सब छोड़ के सीधा जंप करेंगे हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट को बनाने में। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती कैसे है, तो सीधा सा मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना। आपको लाइन आइटम्स याद रखनी है, जो कि आपको याद है आई थिंक। यस, एवरीवन रिमेंबर दिस? Yes, sir.
ओके, मुझे बता सकते हैं लाइन आइटम्स? ये यहाँ पे सब लाइन आइटम्स दिखी गई है आपको, राइट? आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। कौन ज्वाइंट हुआ आज? तमन्ना नहीं ज्वाइंट हुई, और सर हाँ बेटा, सर तमन्ना तब से ज्वाइन होना 4 बजे से, बट उसको ब्लैक स्क्रीन आ रही है, आ ही नहीं रहा है ब्लैक उसका, स्क्रीन? प्रिपेयरिंग मीटिंग आ रहा है। वापस बोल ज्वाइन होने को। यस सर। ओके, वैष्णव यू आर हियर नाउ? फाइन, लेट मी स्टार्ट। सो लाइन आइटम्स को कंपेयर करने के लिए आपको ये तो पता ही है, देयर आर टू कॉलम्स यू नो वेरी वेल। एक तो है उसकी लाइन आइटम्स और दूसरे नोट्स टू अकाउंट्स, राइट? ये आपको पता ही है दोनों चीज, राइट? तो ये लाइन आइटम और नोट्स टू अकाउंट्स तो सिंपल है कि नोट कैसे लिखते हैं हम उसको, राइट? नाउ द थर्ड पॉइंट इज, आपको यहाँ पे 2 साल का अकाउंट लिखना है, राइट? कॉलम नंबर थर्ड में प्रीवियस ईयर का लिखा जाएगा, राइट? यहाँ पे पूरा, एंड यहाँ पे करंट ईयर का। याद रखिए प्रीवियस ईयर का हम पहले लिखते हैं, करंट ईयर का बाद में लिखते हैं, पर ऑलवेज याद रखिएगा करंट ईयर का दिया ये बाजू होता है, प्रीवियस ईयर का दिया पीछे की बाजू होता है, राइट? सो प्रीवियस ईयर इज, अगर सम क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो पहले आपको करंट ईयर देंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर देंगे, आपको उल्टा लिखना है, आपको रिवर्स में लिखना है, सीक्वेंस में, प्रीवियस ईयर पहले उसके बाद करंट ईयर। समझ में आ रहा है ये? यहां तक तो आपको सिर्फ कॉपी करना है डेटा पूरा, राइट? अब टिल फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम से ही आपका वर्क चालू होता है। फिफ्थ कॉलम क्या है? इट इज एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज इंक्रीज या डिक्रीज। और कैसे पता चलेगा इंक्रीज है या डिक्रीज है? तो आपको ये फॉर्मूला लगानी है, सी यानी कि ये कॉलम जो सी है इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। लेट्स से समझ लो कि इक्विटी शेयर कैपिटल करंट ईयर में 20,000, प्रीवियस ईयर में 30,000, तो क्या होगा? बी माइनस ए, नेगेटिव में आएगा -10,000, राइट? अगर यहाँ पे 40,000 होता तो क्या होता है? पॉजिटिव में आता है ना 10,000। समझ में आ यस रहा है? राइट? सो ऐसे एब्सोल्यूट चेंजेस निकालने, और एक बार अगर आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाल दिया उसके बाद आपको परसेंटेज चेंज निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 30,000 है, ये 20,000 है, और आपने बी माइनस ए किया तो -10,000 आया, तो परसेंटेज क्या आएगा? दैट इज सी अपॉन ए ओरिजिनल, दैट इज 30,000, राइट? इनटू 100। तो सी अपॉन ए क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -10,000 अपॉन ए क्या है? 30,000 इंटू 100, कितना होता है वो? 33.33% होता है। यस, अगर आप निकालोगे तो कैलकुलेट करोगे तो 1/3 आता है, 1/3 इंटू 100 होता है। यस, तो माइनस माइनस साइन में ना, तो -33.33% आएगा। समझ में आ रहा है ये? यस राइट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इसका एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, और इलस्ट्रेशन देखने के बाद हम खुद भी एक सम करेंगे, राइट? और सब समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे किया जाता है इस सम को, राइट? इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इंटेंजिबल एसेट्स, मास्ट हेड एंड पब्लिशिंग राइट्स, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स, ये सब कुछ आपको नहीं दिखना है, राइट? ये सब कुछ आप में नहीं आएगा, आपको जो लाइन आइटम्स यहाँ पे दी गई है जो फॉर्मेट के अंदर उतना ही आएगा, राइट? इतनी ही चीज आएगी, इसके अलावा नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा था एक्चुअली लाइन आइटम्स में बहुत सारी चीजें होती है, पर यहाँ पे आपको इतना ही कवर किया जा रहा है जो आपको पता ही है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस,
करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म borrowing, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. करंट एसेट में फिक्स एसेट्स, tangible, intangible, that's it. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. और करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स. इतना ही. क्लियर है ये? Yes, sir. Okay. Let's move ahead. So look in here. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे करंट ईयर कौन सा है. पहले क्या दिया है? पहले करंट ईयर दिया है या प्रीवियस ईयर दिया है? करंट. पहले करंट दिया है, बाद में प्रीवियस दिया है. हमारे में कैसा है? पहले हमको लिखना है प्रीवियस सी, तो 19 हम यहाँ पे लिखेंगे. देखो जरा ध्यान से, राइट. और 2020 हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट. तो ये 19 को उठा के यहाँ पे लिखना है, 20 को यहाँ पे लिखना है. तो दिस इज द चेंज यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर. तो जब भी बैलेंस शीट बनेगी आपको ऑलवेज मेंटेन करना है. तो पहले ये जो डेटा है ना, 19 का पूरा डेटा लिख देना है, राइट. कौन सी बाजू? ये बाजू पे, राइट. और उसके बाद 20 का डेटा लिखना है आपको ये बाजू पे. एक बार आपने इतना लिख दिया, राइट, उसके बाद आपका सम शुरू. जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे है ए कॉलम, ये है बी कॉलम. अभी एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा? सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, राइट. तो बी कॉलम में क्या है? 18 लाख. ए में क्या है? 12 लाख. तो 18 लाख माइनस 12 लाख यानी 6 लाख, राइट. तो वैसे सी कॉलम आपको मिल जाएगा. यहाँ पे 6 माइनस 6 0 हो जाता है, डैश. क्लियर है? अभी इसके बाद क्या निकालना है आपको? परसेंटेज निकालना है. अगर परसेंटेज निकालोगे तो कितना परसेंटेज होगा? तो 6 लाख दैट इज सी अपॉन ए दैट इज 12 लाख. 6 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100, राइट. तब आपको मिलेगा कितना? 50%. समझ में आ रहा है? याद है सबको? Yes, sir. और यहाँ पे एक चीज याद रखना, कभी भी वर्टिकल टोटल करने की कोशिश मत करना. ये मे भी टोटल हो सकता है, टोटल नहीं भी हो सकता, राइट. तो यहाँ पे तो टोटल हो गया 9 लाख, पर यहाँ पे देखो टोटल नहीं हो रहा है. 50 + 100 150 होना चाहिए ना, 150 नहीं आएगा. सो नेवर ट्राई टू डू द वर्टिकल टोटलिंग्स, राइट. ये एनालिसिस को भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोला जाता है. तो आपको हर वक्त हॉरिजॉन्टली देखना है, उसमें वर्टिकल देखने की कोशिश मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे. क्लियर? यू शुड नॉट लुक लाइक दिस, but you always look at like this. Clear? समझ में आ रहा है? So look like this. ये सही वही है, राइट. जबकि यहाँ ऐसे दिखना गलत वे है, राइट. क्लियर है ये? Yes, sir. Okay. Now what I want to do is, मुझे क्या करना है, एक इलस्ट्रेशन लेना है, राइट. और इलस्ट्रेशन हम साथ में करते हैं, राइट. लेसन 2 तो इजी है, ये तो आप घर में कर लोगे. मैं लेसन 3 ले रहा हूँ. चालू करते हैं लेसन 3 से. हाँ बेटा. सर हमने ये इलस्ट्रेशन ये जो अभी था उसमें सारे लाइन आइटम्स नहीं लिखे थे. सभी लिखे हैं. बोलो कौन सा नहीं लिखे थे? बोलो. सर इसमें कहाँ लिखे? हाँ, थोड़ी लिखे. क्या हुआ? सर ये छोटा है ना सर, मतलब इसमें सारे लाइन आइटम्स आ गए. हाँ आ गए ना सभी. अरे जितने सम में दिए उतने सब तो लिखने हैं ना. सम के बाकी क्यों लिखोगे आप? अच्छा ओके सर. जो चीज है ही नहीं, आपके बिजनेस को अफेक्ट ही नहीं कर रहा जो चीज, वो क्यों लिखोगे बेटा? सर आई थॉट कि फॉर्मेट है तो हमें पूरा लिखना है और जिस नहीं में नहीं नहीं, वैल्यू फॉर्मेट है. इसका मतलब ये नहीं है. अगर आपको अफेक्ट हो रहा है आपके बिजनेस में, याद नहीं आपके सम में दिया है तो ही लिखना है. पहले आपको लाइन आइटम मुंह जबान रखने हैं. कौन सी चीज के बाद क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए. मेरा कहने का मतलब वो है. समझ में आ रहा है? यस सर. ओके फाइन.
चले जाते हैं थर्ड सम पे, लेसन 3 पे, राइट। इसके लिए फॉर्मेट बनाना रेडी करो, मैं भी मेरा फॉर्मेट बना रहा हूँ, राइट, और मैं डेटा लिखता हूँ। क्लियर है? जस्ट होल्ड करना। फॉर्मेट बना रहे हो ना सब लोग? यस? Yes, sir. दिख रहा है आपको मेरा एक्सेल? देखो, ये मैंने फॉर्मेट बना के यहाँ तक रेडी कर दो। प्रीवियस ईयर करंट ईयर का लिख दो। प्रीवियस ईयर करंट ईयर का लिख दो। लिख दिया सबने? वैसे रेडी कर दो यहाँ तक, यानी आपको ये सब लिखना है। और देखो प्रीवियस ईयर यानी 2019 की जो पार्ट है बेटा, वो पहले लिखना है, राइट। ये जो जितने भी फिगर्स है यहाँ पे 19 का पार्ट आएगा और ये है 20 का। समझ में आ रहा है? यानी आप पहले क्या लिखोगे, ये 2 लाख, 2,40,000, 60,000, वो सब लिखोगे, राइट। और 5 लाख, उसके नीचे 3,60,000, 40,000, 80,000 एंड 20,000, राइट, एंड 5 लाख। बाद में यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद 2020 का लिखोगे 3 लाख, 2 लाख, 1,60,000 एंड 1 लाख। तो कितना होता है? 3 + 5 6 7,60,000, 5,60,000, 40,000, 6 लाख और 7,60,000। क्लियर है? हो गया सबका? स्टार्ट करते हैं सम। Yes, sir. Okay, so let's understand the comparative analysis first, right? तो पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे बी माइनस ए। बी माइनस ए यानी 3 लाख माइनस 2 lakh. माइनस 2 लाख, कितना आएगा? 1 लाख, 1 lakh. राइट। बाद में 2 लाख माइनस 2 लाख कितना होगा? 0, कुछ नहीं आएगा। 0. 0. बाद में 1,60,000 माइनस 40,000, 1,20,000। 1 lakh 20. और 1 लाख माइनस 60,000 कितना होगा? 40,000, 40,000. राइट। वैसे 7,60,000 माइनस 5 लाख कितना होगा? 2,60,000। 2. क्लियर? अभी उसी तरह से सबका हमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, राइट। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? वी हैव टू डू C डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी A, राइट। तो आपको मिलेगा 50% यहाँ पे। यानी आप कर सकते हो, यू कैन डू इन अ रफ दैट 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। तो कैसे आएगा? 0 0 कट, 2 1s are 2 50s are। समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे 0 है एब्सोल्यूट चेंज, तो यहाँ पे परसेंटेज भी 0 हो जाएगा। और 2 डेसिमल तक रखिए। यहाँ पे 1,20,000 है तो कितना आएगा? 300% आ रहा है। यहाँ
60,000 है तो कितना आ रहा है 66.67% आ रहा है, राइट। और लास्ट में कितना आ रहा है हम देख लेते हैं, 52% आ रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस, ये क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. Yes. राइट। सिमिलरली आपको इसका भी निकालना है, राइट। तो कैसे निकालोगे? अगर 5,60,000 माइनस 3,60,000 कितना होगा? 2 lakh. यस, 40 minus 40 0, 1,20,000 minus 80, 40,000, and 40,000 minus 20,000, 20,000, राइट। लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा 2,60,000 ही, 7,60,000 minus 5 lakh, राइट। सब मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ, ऊपर से देख ही नहीं रहा हूँ, वर्टिकल आ रहा भी है और नहीं आ रहा है, क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे सबका परसेंटेज निकलेगा, राइट। 2 lakh अपॉन 3,60,000 निकलेंगे, 55.56%। यहाँ पे तो 0% हो जाएंगे। 40,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, दैट इज 50%। और ये 20 अपॉन 20 होगा, दैट इज 100%। अगर हम देखेंगे ओवरऑल में, राइट, तो क्या आएगा 52%। कहने का मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से तो हॉरिजॉन्टली इसका टोटल और इसका टोटल टैली हो ही रहा है। समझ में आ रहा है ये? ऑलवेज आपका जो डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय आपको ए से करना है, ये डिफरेंस को ए से डिवाइड करना है ऑलवेज सबको। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. इजी है ये? Yes, sir. परसेंटेज निकालना आना चाहिए आपको बस अच्छे से। दिस इज द डन सम हो गया ये। लेट्स चेक द आंसर। आंसर सेम है, यहाँ पे देख सकते हो आप 2,60,000 और 52% आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यहाँ पे ब्रीफ रिपोर्ट दिया है इन्फरेंसेस का ना। इन्फरेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये मेन पार्ट है इन्फरेंसेस, पर आपके सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब वही होता है कि इन्फरेंसेस ड्रॉ करना पड़ता है कि आप समझे क्या इससे, जिसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, योर अंडरस्टैंडिंग। पता नहीं आपके सिलेबस के क्यों बाहर है, पर एक्चुअली ये होना चाहिए। मैं समझा दूं, फिर भी यहाँ पे लिखा है एनालिसिस इज नॉट इन सिलेबस, यहाँ पे लिखा है, राइट। बट ये मैं आपके नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ। उसका मतलब ये होता है कि शेयर कैपिटल अगर 50% हुई है, उसका मतलब वो होता है 50% से बड़ी है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 300 दिख रहे हैं, तो वो ऐसा समझा जा सकता है कि 300% से वो बड़ा है, राइट। फिक्स एसेट्स हैव इंक्रीज बाय 55.56%, राइट। उसका मतलब ये सब देख के हमको ये समझ में आता है द कंपनीज यूटिलाइज मेजर पोर्शन ऑफ द फंड्स, क्योंकि ज्यादातर ये अगर ये दोनों चीज बड़ी है, कहने का मतलब सोर्सेज ऑफ फंड बड़े हैं तो यूजेस ऑफ फंड भी बड़े होने चाहिए। यानी उन्होंने ज्यादा सा पैसा डाला कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे डाला है, क्योंकि 1,20,000 रुपए तो यहीं पे दिख रहे हैं आपको ना, ज्यादा रुपए तो वहीं दिख रहे हैं आपको। तो पैसा गया कहाँ पे? फिक्स एसेट में गया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, राइट। Utilizing the funds raised through the long-term borrowings and the share capital, right, is a sound and good policy. यानी शेयर कैपिटल से उठाया हुआ पैसा अगर आप फिक्स एसेट में डालते हो तो अच्छी पॉलिसी है, राइट। जैसे आपके असेट्स काम लग सकते हैं और आपको कमा के दे सकते हैं भविष्य में। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस। पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ो, अगर नहीं क्लियर हो रहा अभी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना ही है और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सब कुछ दिया है, पर यहाँ पे देखो एक चीज और दी है, नोट्स टू अकाउंट्स दिया है। देखो यहाँ पे 1 नंबर, बाकी सब तो सेम है। अभी नोट्स टू अकाउंट्स में आपको क्या देखना है कि यहाँ पे देखो लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर्स दिया है।
तो जब आप इसका सम बनाओगे ना, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके देता हूँ आपको एक बार, राइट। यहाँ पे आप देखोगे लोन फ्रॉम बैंक एंड लोन फ्रॉम मदर्स भी है, देखो। तो नोट टू अकाउंट्स में कोई भी चीज अगर ऐसे दी जाती है तो उसको भी सेपरेटली आपको इस पे दिखाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको? Yes, sir. राइट। तो नोट्स टू अकाउंट्स में अगर कोई भी चीज आती है फॉर एग्जांपल, तो बैलेंस शीट आप जब बनाओगे तो उसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा आपको। ये क्लियर है सबको? ओके, फाइन। इसमें कोई डाउट आपको? वैसे ही नेक्स्ट है No, sir. ओके, नेक्स्ट है कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें भी सेम चीज करनी है आपको। ये भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट ही है, एकदम सिमिलर जैसा है, राइट। उसमें भी आपको क्या करना है, लाइन आइटम्स आपको पता ही ऑलरेडी, और लाइन आइटम्स के हिसाब से ही आपको पहले तो लिख देना है, राइट। कहाँ तक? बी कॉलम तक। उसके बाद एब्सोल्यूट जो चेंज है वो सेम ही है, सी इज बी माइनस ए, और यहाँ पे भी परसेंटेज सेम ही है, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100, राइट। तो उन्होंने देखो कैसे किया है, राइट। लाइन आइटम्स आपको पता है, बस वही देखना है आपको। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया है, पहले आप क्या लिखोगे? पहले ऑलवेज आप लिखोगे, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ वन बाय वन, राइट। 10 लाख ये है, 19 का पहले लिखोगे, उसके बाद लिखेंगे 6 लाख, राइट। पर 6 लाख अभी नहीं आएगा, उसमें अदर इनकम आएगी, सॉरी। तो उसके बाद हम 2 लाख लिखेंगे, मेरी गलती हो गई, राइट। सो 2 लाख, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 12 लाख, और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 6 लाख, तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? बाद में सेम चीज हम लिखेंगे 2020 के लिए सिमिलर वे में, राइट। और बाद में सी इज इक्वल टू बी माइनस ए करना है, और बाद में, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। व्हाट यू से, है कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत? No, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे कुछ पेचीदी चीज़ आती है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, और वो है ये है इलस्ट्रेशन 8, तो थोड़ा पेचीदा है, राइट। ऐसे सम आते हैं, राइट, थोड़ा कंफ्यूज करके आपको पूछते हैं, बाकी है तो वैसे इजी। तो उन्होंने क्या किया है, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसा लिखा है उन्होंने, व्हाट देव रिटर्न इज नेट सेल्स, वो तो ठीक है, और स्टॉक इन ट्रेड वो भी ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज वो भी लाइन आइटम है, आपको पता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो वो भी ठीक है। बट यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, देखो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस इज अ परसेंटेज ऑफ सीओजीएस। तो जब तक आपका सीओजीएस नहीं आएगा तब तक आपको अदर एक्सपेंस समझ में नहीं आएंगे। तो ये अदर एक्सपेंस आएंगे कहाँ से, राइट। तो पहले आपको सीओजीएस निकालना पड़ेगा, उसका परसेंटेज है ये, यानी सीओजीएस का 8% है 2020 में, और 10% है 2019 में। तो उन्होंने क्या किया है, देखो पहले 3,20,000 जो अमाउंट है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो लिख दिया है उन्होंने यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो चेंज इन इन्वेंट्रीज लिख दिए 50,000, राइट। अभी यहाँ तक बस स्टॉप कर दो, क्यों? क्योंकि आपको अभी क्या मिलेगा, सीओजीएस मिलेगा। सीओजीएस की फॉर्मूला याद करो, क्या है सीओजीएस की फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेस Minus प्लस closing. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर होते हैं तो, राइट, माइनस क्लोजिंग, राइट। तो एक्चुअली अगर आप ये तीनों को ऐड कर दोगे ना, ये दो को, सॉरी तीन को कहा, ये दो को ऐड कर दोगे तो ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ओपनिंग आ गया, ये होता क्या है, चेंज इन इन्वेंटरीज यानी क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, राइट। ओपनिंग आ गया, परचेज आ गया, और माइनस क्लोजिंग भी आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं इसके अंदर। समझ में आ रहा है ये? तो कितना हो गया है, 3 लाख हो गया ये। 3 लाख का कितना निकालना है आपको, 10%, यस। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 30,000,
समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. वैसे ही यहाँ पे यानी ये अदर एक्सपेंस पर मिल गया तो अब जाके आपको टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा, और टोटल एक्सपेंस अगर आपको मिलेगा तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दोगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद भी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो टैक्स लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉस ही है दोनों बाजू, राइट? अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों बाजू लॉस ही आ रहा है, राइट? अगर लॉस आ रहा है दोनों बाजू तो टैक्स लगेगा ही नहीं, और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्स में कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने। देखो समझ में आ रहा है? अगर टैक्स आता तो कितना लगता पता है? 30% उसमें से माइनस कर देना पड़ता आपको, दोनों बाजू। क्लियर हो रहा है ये? राइट। नेक्स्ट 2020 का देखते हैं। 2020 का भी सेम है, सेल्स लिखा है उन्होंने 5 लाख, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखा है 4.5 लाख, राइट? और चेंज इन इन्वेंटरी 50,000। ये दोनों का ऐड करोगे तो कितना बढ़ेगा आपका? 5 लाख। और यहाँ पे कितना है? 8% है, तो 5 लाख का 8% कितना होता है? 40,000, राइट? एंड देन यू गॉट दैट, बाद में आपको सब मिल जाएगा, राइट? तो आपको 5,40,000 आपका खर्चा आया, 5 लाख का आपकी रेवेन्यू है, तो उसका मतलब हुआ कि 40,000 का आपका नुकसान हो गया। और नुकसान होने में कभी भी याद रखिए, अगर इफ यू आर गेटिंग अ लॉस यू डोंट हैव टू पे टैक्स। समझ में आ रहा है ये? इलस्ट्रेशन नंबर 8। Yes, sir. ओके, इजी है। Yes. ओके, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 9 दिया है। इलस्ट्रेशन 9 थोड़ा पेचीदा कर दिया उन्होंने और कुछ नहीं किया है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही आपको निकालना है, राइट? तो मैं यहाँ पे एकदम वर्बली कर लेता हूँ इजीली, आप जरा देखो ध्यान से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है आपको? आपको दिया है 24 लाख और 18 लाख, राइट? यहाँ पे लिखा है अदर इनकम क्या है? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 15% है। 24 लाख का 15% कितना होता है? यस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15% कितना होता है? 24 लाख का इंटू क्या कर दूंगा मैं? 15% कितना होता है? 24 लाख का 10% कितना होता है? 2,40,000। और 5% कितना होता है? 1,20,000। 2,40,000 प्लस 1,20,000 3,60,000 होता है। Yes. यस, तो देखो वही उन्होंने लिखा है यहाँ पे। इधर 17 का है, 16 का ए बाजू लिखेंगे ना, तो 18% का 25% कितना होता है? 18% का हाफ 9 लाख, 9 लाख का हाफ 4.5 लाख। देखो 4.5 लाख लिखा है यहाँ पे उन्होंने, दिख रहा है दोनों? सिंपल है ये। बाद में एक्सपेंसेस दिखा है। एक्सपेंसेस क्या है? परसेंटेज ऑफ अगेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो 24 लाख का 60% निकालना है आपको, सिंपल सी बात है, राइट? ये इजी, आई थिंक, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई हार्ड होगा कुछ भी आपको, राइट? अगर आप निकालोगे तो आपको यू गेट एग्जैक्टली द आंसर, राइट? जैसे कि इसका 60% निकालोगे तो आपको मिलेगा 14,40,000 24 लाख का, और इसमें कितना है? 50% है, तो 18 लाख का 50% यानी 9 लाख, राइट? पर याद रखना, इसको लिखना है 2016 को ये बाजू, 2017 को ये बाजू। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट में व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, लास्ट में आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर यहाँ पे देखो प्रॉफिट मिला है तो इसीलिए उन्होंने टैक्स माइनस किया है। कितना है टैक्स? टैक्स का रेट देखो, दोनों बाजू टैक्स का रेट है 40%, राइट? तो 13,50,000 का 40% निकालो, कितना होता है? 13,50,000 का 10% कितना होता है? 1,35,000। 1,35,000 का दुगना करो, यानी 20% मिलेगा आपको,
2,70,000, 2,70,000 का और दुगना करो तो 40% मिलेगा, तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा 5,40,000, राइट। सिमिलरली आप निकाल सकते हो 2017 के लिए, राइट, 40 का ही उसमें भी, तो 10% निकालो पहले, 1,32,000, उसका दुगना होता है कितना, 2,64,000, 2,64,000 का और दुगना करो तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा 5,28,000। टेबल्स पक्के होने चाहिए आपके थोड़े बहुत, यानी कैलकुलेशन आना चाहिए तो फटाफट होगा। और जैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, बाकी तो इजी एब्सोल्यूट चेंज और व्हाट वो चेंज निकालना। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी सब सम्स तो इजी है, इसमें और कोई पेचीदी पार्ट नहीं है, बाकी सब सिमिलर तरह के आएंगे ऐसे, राइट, जो कुछ नया नहीं है। कॉमन सेंस स्टेटमेंट्स हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, राइट। एनालिसिस और कमेंट्स आपको लिखनी है नहीं, तो वो तो बेफिक्र रहिए आप। मैं इसको बुकमार्क कर लेता हूँ पहले। ओके, आप कितने सम करोगे यहाँ से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक करोगे? यहाँ पे लिखना जरूर है, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। 4 तक दूं या 6 तक दूं आपको, बोलो। यस, 4 sir. 4। क्यों, होमवर्क है कोई? यस वैष्णवी, कोई होमवर्क है आपको? Sir P पढ़ना है। ओहो, पी पढ़ना है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस चालू होगा तो बहुत भर भर के सम आएंगे, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में 150 सम से ऊपर है, 160 सम्स के प्लस है, राइट। इसके बाद, क्योंकि कल ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद रेशियो है, उसके बाद कैश फ्लो है। क्लियर, खत्म कर दो, चलो 4 सम देता हूँ, कल ज्यादा कर देना बाद में। क्लियर, रेशियो एनालिसिस में। हाँ बेटा, Sir, when will tuition start? आई डोंट नो बेटा, हाउ कैन आई से। स्कूल स्टार्ट होने का कोई दूर दूर तक वो नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ आपके लिए रखा है, मुझे लगा कि मैं नोट्स दूंगा फिजिकल, आपको ये दूं वो दूं, अभी मिलने का ही अलाउड नहीं कर रहे, कैसे मैं बोलूं? वही ना सर। के लिए ट्राई करो ना। मैं कैसे ट्राई करूं, मैं मोदी जी को बोल के आ जाऊं मुझे क्या दिक्कत है? तो नंबर नहीं ट्वीट करो, ट्वीट, ट्विटर पे। कुछ नहीं कर सकता बेटा मैं, मुझे भी चाहिए क्लासेस होंगे तो ये लोगों की पकड़ में आएगा, देवांशु देवांशु क्या कर रहे। मैं बोल तो रहा था आपको पहले से ही, पता नहीं ये साथ कैसे गया है, भगवान जाने। सर चुपके से चालू। बुला सकते। क्या बेटा? आप घर नहीं बुला सकते। नहीं, घर बहुत हौच पौच हो जाएगा बेटा, घर में तो मेरा, इसलिए तो क्लासेस रखा है मैंने। सर चुपके से चालू करते, चुपके से। चुपके से कोई पकड़ लिया तो मैं जाऊंगा, वाट मेरी लगेगी, आपकी नहीं। गलत करना ही क्यों? बोले आपको कुछ समझना है, कुछ करना है तो मैं सर से परमिशन लेता हूँ, पर यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स से कंसेंट लेके मैं आपको बुला सकता हूँ कहीं पे भी, यानी कहीं भी है तो स्कूल पे ही, ज्यादातर तो स्कूल पे या फिर क्लासेस में भी पेरेंट की कंसेंट चाहिए मुझे। मैं कुछ देखता हूँ, बात करता हूँ, अगर कैसा कुछ हो सकता है, कोई बुला रहा हो तो पता, क्योंकि देखो कोई क्लासेस बुला नहीं रहा है, अगर मैं बुलाऊंगा तो कोई दिक्कत होगी वापस, क्योंकि
मेरे बाजू वाले ट्यूशन थे जो कॉलेज वाले थे, उनको तो वो कोई पुलिस पकड़ के ले भी गया एक दिन, क्योंकि उसने चालू रखा था। रिस्की है बेटा, क्योंकि कोई भी चुगली तो कर देगा, अभी दुकान वाले आजू बाजू, इतना इजी नहीं है। तो भी देखता हूँ मैं, अगर ऐसा कोई तोड़ निकलता है तो मेरे दूसरे ट्यूशन क्लासेस से बात करता हूँ मैं ओनर्स को, अगर कुछ निकलता है तो हम कुछ करते हैं। आपको पता है कोई आपके ध्यान में कि किसी ने चालू करवाया ऐसे?